हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुका है। तो उसी के बीच में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, अर्थमिति विचार का इतिहास, इसके बारे में हमने डिटेल्स क्लास 1 में हमने आप सभी को बतलाया है। तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आप सभी के बीच में आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। तो आप सभी को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर के अंदर आ सकता है। मे भी इसके अंदर हो सकता है कि 5 नंबर और 3 नंबर को छाट के भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन को इसलिए हम बोलते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम नहीं तो हमारे 15 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तीनों टाइप का क्वेश्चन हमारे इसके अंतर्गत कवर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, बस एक बार शांति से चुपचाप ईयरफोन लगाकर आपको क्वेश्चंस को देख लेने हैं। बाकी एग्जाम में क्या आएगा वो मेरे पे आप छोड़ दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी को पूछा गया है कि वणिकवादी के मुख्य आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन इकोनॉमिक आइडिया ऑफ मर्केंटिलिज्म। ठीक है ना। वाणिकवाद किस प्रकार से थे, उनके विचार क्या थे, उनके बारे में आप सभी को बतलाना है। तो ये आप सभी का 15 नंबर में भी आ सकता है, या इसके वाणिकवाद के मुख्य आर्थिक विचारों का 5 व्याख्या करें, मतलब 5 पॉइंट व्याख्या करें तो 5 नंबर यहाँ से भी आ सकते हैं, या 3 नंबर में पूछ सकते हैं छोटा शॉर्ट लिखने में। तो हम तीनों टाइप को लेकर चले हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आइए आंसर में आपको क्या लिखना है। वणिकवादी वाणिकवाद विभिन्न व्यक्तियों के विचारों का सामूहिक रूप है। देखिए वाणिकवाद, वाणी मतलब वाणी, वाणी मतलब बोलना, जो आप बोलते हैं उसमें क्या होता है, विविध व्यक्तियों का विचार का समूह है। मान लीजिए ये भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, तो अगर हम सभी का मूल बनाए तो यहाँ पे मान लीजिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये वाणी जिसका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, इसका विचार क्या था, इसका विचार क्या, 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 सभी का विचारों का हम अगर हम एक दिन बोले कि इसको क्या बोलना चाहेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं सामूहिक रूप से एक विचार, सबका एक राय क्या है। देखिए ये व्यक्ति भी विविध क्षेत्र के थे, सभी ये सारे अलग अलग क्षेत्र के हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है। जैसे कुशल व्यापारिक, मान लीजिए कुशल व्यापारिक हो गया, राजनीतिक ये हो गया, कुशल प्रबंधक ये हो गया, आदि चीजों को हम मान लेंगे। इस प्रकार वाणिकवाद वास्तविक व्यवहारिक व्यक्ति थे। कौन थे? व्यवहारिक व्यक्ति थे। अर्थशास्त्रियों को संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदायक नहीं था। वणिकवादी एक प्रमुख विचार थे। क्या थे? विचार थे। पहला में देखिए किसको बांटा गया किस प्रकार से। पहला में बहुमूल्य पदार्थों का महत्व वाणिकवादी राज्य को शक्तिशाली किस प्रकार से बनाते उसके बारे में जाना, एवं आत्मनिर्भर बनाने का इच्छुक करते थे। इसके लिए वे स्वर्ण, रजत एवं अन्य बहुमूल्य पदार्थों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते थे। उनके विचार इस देश के पास जितना अधिक स्वर्ण, रजत तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थ होंगे, मतलब उनका कहना था कि जिस देश में, अगर हम भारत देश में रह रहे हैं, जितना हमारे पास स्वर्ण रजत रहेगा, जितना हमारे पास बहुमूल्य पदार्थ रहेंगे, खनिज रहेंगे, वह देश उतना ही शक्तिशाली होगा। मान लीजिए अभी झारखंड है, तो झारखंड में 99% क्या खनिज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, खनिज वाला शक्तिशाली राज्य कौन सा है? झारखंड है। वह देश उतना ही शक्तिशाली है, तो इसको हम क्या, झारखंड को शक्तिशाली राज्य मान सकते हैं खनिज के मामले में। वही कहना था इनका। समृद्ध एवं उन्नत होंगे, उनका नारा था अधिक स्वर्ण, अधिक धन, अधिक शक्ति। मतलब जितना आपके पास स्वर्ण है, जितना आपके पास पैसा है, उतना ही आपके पास पावर है, इसका कहने का कथन था। इस प्रकार वणिकवादियों का वन संबंधित विचार अत्यंत संकुचित था, क्योंकि उनके अनुसार केवल स्वर्ण रजत ही वास्तविक धन नहीं था। मतलब पैसा ही सिर्फ नहीं था कि मान लीजिए ये गोल्ड है या मेरे पास ये चीज है तो ये हमारे लिए सब कुछ है, सर्वप्रथम नहीं था। ठीक है ना। विलियम पैटी के शब्दों में, अब देखिए विलियम क्या थे? साइंटिस्ट थे। व्यापारक विशाल एवं अत्यंत अंतिम उद्देश्य भाव की वृद्धि नहीं, आपूर्ति स्वर्ण, रजत तथा जवाहरात आदि पदार्थों की वृद्धि करना है, जो अन्य वस्तुओं के समान ना तो नाश्वर है और ना ही परिवर्तनशील है। मान लीजिए गोल्ड है, तो इसको आप क्या कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, ना इसको परिवर्तन कर सकते हैं। ये गोल्ड आपका हो गया। सोना हो गया, तो ये भी आपका एक तरह से क्या हुआ, संपत्ति। जमीन है तो जमीन ही हो गया। ठीक है। वो जमीन आसमान नहीं बन जाएगा। वही कहने का इनका अर्थ था। ये तो फिर प्रत्येक स्थान तथा समय संपत्ति होते हैं। ठीक है। वणिकवादी विचारधारा में स्वर्ण रजत को इतना अधिक महत्व क्यों प्रदान किया गया, इसके निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं। पहला देखिएगा, वणिकवादी समय तक वस्तु विनिमय का स्थान द्रव्य विनिमय ने ले लिया था, अतः वस्तु विनिमय के समाप्त होने, मजदूरी प्रथा के क्रमप्रारंभ होने तथा
व्यापार के विकास होने आदि का फलस्वरूप द्रव्य की मांग अत्यधिक तथा व्यापक हो गई। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं, वनकवादियों ने बहुमूल्य धातुओं को विशेष महत्व प्रदान दिया, जो ज्यादा पाए जाने वाले थे उनको दिया, क्योंकि घटात्मन की मुद्रा से अन्य दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं की अपेक्षा विनिमय अधिक सरलता था, सुविधा से कर सकते थे तथा इसमें अपेक्षाकृत स्थिरता भी अधिक संभव है। ठीक है, ये वनकवादी का पहला कारण था। दूसरा में आप देख सकते हैं यहाँ पे, वनकवादी युग में आज के समान पूंजी विनियोग के साधन उपलब्ध नहीं थे और ना ही उस समय तक बैंकिंग संस्थाओं का विकास हुआ था, अतः व्यक्ति अपनी बचतों को भूमि में गाड़कर संचित करते थे और दृष्टि से स्वर्ण रजत आदि अक्षयशील पदार्थों के महत्व में वृद्धि हो जाना स्वाभाविक का था। ठीक है, दूसरा था। अब तीसरा में आप क्या लिख सकते हैं, वनकवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य में अधिक वृद्धि हो गई थी। प्रत्येक राष्ट्र में एक केंद्रीय संगठित शासन स्थापित हो गया था, जिससे वायु की पूर्ति सार्वजनिक कारोपन द्वारा संभव थी, अतः आंतरिक संगठन को दृष्टि करने तथा कारों को प्राप्त करने की दृष्टि से स्वर्ण रजत को महत्व प्रदान किया जाना आवश्यक था। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं, वनकवादी अर्थव्यवस्था में युद्धों की प्रगति में परिवर्तन हो जाने के कारण अस्थायी सेना रखने की आवश्यकता पड़ी। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता तथा संघर्ष के लिए युद्धों के समय क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया था तथा युद्धों वर्ष तक चलने लगे थे, युद्ध लगातार हमारे चलने लगे थे। सदैव तत्पर रहने वाले राष्ट्र सेनाओं पर किए जाने वाले व्यय अत्यधिक बढ़ गए, मतलब उनके जो खर्च होता था वो किया। मान लीजिए आपके 2 साल से लगातार युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो 2 साल से जब युद्ध हो रहा है तो आपके इनका खर्च भी होगा, इनका खर्च भी तो बढ़ेगा, उनका खाना पीना वेतन देना वो बढ़ गया था। 16वीं सदी की राजनीति की विशेष नारा था, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए धन अधिक और धन अधिक, मतलब धन चाहिए तो धन चाहिए, उनका अर्थ था। 16वीं सदी जब 16 शताब्दी में जब युद्ध हो रहा था तो उसमें कहना था कि जितना धन उतना युद्ध, इतना मान लीजिए। लास्ट में आपको क्या बोलता है, इसके अतिरिक्त स्वर्ण रजत के महत्व एक मनोविज्ञान कारण भी है। उस समय व्यापार में रेशम किस था, रेशम, शराब, मसले आदि वस्तुओं का विनिमय स्वर्ण रजत के साथ होता था, अतः वनकवादियों द्वारा स्वर्ण रजत को महत्व प्रदान करना स्वाभाविक था। परंतु बाद में आने वाले वनकवादियों, जिनमें जीन्स स्कॉट के नाम विशेष उल्लेखन किए गए, ठीक है, ने मुद्रा और विनियोग का केवल एक साधन स्वीकार किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है, विदेशी व्यापार का महत्व वनकवादियों के विशेष था एवं रजत शक्ति के आधार था। यह प्रश्न पाठन स्वाभाविक है कि जिन देश में स्वर्ण रजत की खाने नहीं है, उन्हें बहुमूल्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस स्वर्ण एवं रजत खाते नहीं है, अतः वनकवादियों ने सुझाव दिया कि ऐसे देश को व्यापार के माध्यम से स्वर्ण रजत प्राप्त करना चाहिए। ओके, उसके बाद बोलते हैं, वनकवादियों के अनुसार कोई राष्ट्र विदेशी व्यापार द्वारा स्वर्ण रजत का एकत्रित केवल उसी अवस्था में कर सकता है जबकि वह विदेशी की अधिक निर्यात करे तथा विदेशों से कम आयात करे। अन्य शब्दों में उसका व्यापार संतुलन अनुकूल होना चाहिए। वनकवादियों के विचार से यात्रा को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अपने देश में विदेशी वस्तुओं का उपभोग न्यूनतम किया जाए तथा निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से उन उद्योगों का प्रोत्साहन एवं संरचना प्रदान करना चाहिए जो निरंतर की जाने वाली वस्तुएं निर्मित करते हैं। तीसरा में बोलता है, तीसरा स्टार में आपको लिखना है, ठीक है ना, औद्योगिक एवं व्यापारिक नियम विनियम वनकवादी राष्ट्र का संगठन अत्यंत नियंत्रण सुव्यवस्थित रूप में किया जाता है, अतः इसके आंतरिक शासन के संचालन का मुख्य ध्येय निरंतर के वृद्धि का आयत में कमी करना था ताकि अनुकूल व्यापार संतुलन परिस्थितियां उपलब्ध की जाए। अनुकूल व्यापारिक संतुलन के देश उपलब्ध होने पर बहुमूल्य घटाओं को सरलता प्राप्त किया जाता। व्यापारिक संतुलन के अनुकूल बनाए रखने की दृष्टि आयत एवं नियत करने की आवश्यकता प्राप्त हुई, अतः वनकवादियों को औद्योगिक एवं व्यापारिक नियमन के पक्ष का समर्थन किया गया। वनकवादी सरकारी विनियमन, नियंत्रण, सुविधाएं तथा संरचना राष्ट्र उत्पादन क्षमता की वृद्धि करना चाहते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने उद्योगों का व्यापार
पर सरकारी नियंत्रण का आवश्यक बताया था। चौथा में 44वीं जनसंख्या संबंधी विचार यानिकवादी जनसंख्या में वृद्धि के समर्थन करते थे। इनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि करना तो दो कारणों से आवश्यक है। जनसंख्या की वृद्धि होने पर अधिक एवं सस्ते सैनिक तथा श्रमिक उपलब्ध ही हो सकेंगे तथा उनके उपलब्ध होने पर उत्पादन लागत कम रहेगी। इस प्रकार विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। विलियम पेटी के शब्दों में श्रम संपत्ति का पिता एवं सक्रिय तत्व है, जबकि भूमि उसकी माता है। यह बात उन्होंने बोली। जितना ही किसी देश की वास्तविक शक्ति होती है, वनकवादियों ने बेरोजगारी की समाप्त करने को भी विशेष महत्व प्रदान किया। श्रमा का कुशलता में वृद्धि करने के लिए उनके प्रशिक्षण का सुझाव दिया। उसके बाद आपको पांचवा फिर पॉइंट में क्या लिखना है कि प्राकृतिक संसाधन वनकवादी विचारधारा के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व व्यापार को प्रदान किया तथा उसके पश्चात औद्योगिक विकास को तथा कृषि उद्योग को सबसे गौण स्थान प्रदान किया। वनकवादियों के ऊसर एवं प्रति भूमि पर कृषि करके खनन उपन्द्र करने की सुझाव दिया ताकि खाद्यान्नों को विदेशों से कम आयात किया जाए। उन्होंने देश में कच्ची सामग्री का उत्पादन को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके अनुसार विदेश से केवल कच्ची सामग्री आयात की जाए तथा खनन के आयात पर कड़ा नियंत्रण रखी जाए। वनकवादियों ने मत्स्य उद्योग को भी विकास करने में सुझाव दिया, क्योंकि इस विकसित होने से जहरानी तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होता था। उपनिवेशीय विकास भी किसी उद्देश्य को दृष्टि रखकर करना था। वह राष्ट्र उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की पूर्ति करते थे। फिर क्या बोलता है छठा पॉइंट में, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण वनकवादी की समस्त नीतियों का राजनीतिक एकता एवं राष्ट्र शक्ति विशेष महत्व प्रदान किया गया। उनकी विचारधारा के आधार एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना था। इस प्रकार प्रोफेसर सोमलर का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि वनकवादी आर्थिक पक्ष की ओर से राज्य का निर्माण था। वनकवादी का मुख्य उद्देश्य राज्य के शक्तिशाली बनाना था तथा उस देश की पूर्ति की दृष्टि से विदेशी व्यापार इस प्रकार की नीति को बदल दिया जाता था जिससे पर्याप्त अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त हो सके तथा उसके आधार पर विदेशी बहुमूल्य धातुओं का आयात हो सके। ओके, सातवां में आपको क्या लिखना है, मूल्य का सिद्धांत। वनकवादियों से पूर्व मूल्य को किसी वस्तु आंतरिक गुण साझा जाता था। मध्यकालीन युग में विचारकों का उचित मूल्य को विशेष महत्व प्रदान किया था। मूल्य का यह विचार वर्तमान उपयोगिता का विचार संबंधित था, परंतु वनकवादी विचारधारा के अंतर्गत विनिमय तथा द्रव्य व्यवस्था का विकास हो जाना के कारण मूल्य का अर्थ भी बदलने लगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में मूल्य को किसी वस्तु का आंतरिक गुण स्वीकार करना उचित न था। उसके बाद आठवां में क्या आपको लिख सकते हैं, ब्याज का सिद्धांत किस प्रकार से था। ब्याज एवं उसकी दर की दृष्टि से वनकवादियों एकार्थपत नहीं प्रतीत होता। थॉमस मान के अनुसार ब्याज लेना अथवा देना उचित है तथा द्रव्य को ऋण स्वरूप देने से छोटे छोटे व्यापारी प्रगति करते हैं। उनके अनुसार ब्याज के दर औद्योगिक दशाओं के कारण है, परिणाम नहीं। देखिए, ब्याज दर का सिद्धांत क्या था, ब्याज का सिद्धांत क्या था प्राचीन में, इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, कि अगर आप किसी को ब्याज देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रगति हो रही। किस प्रकार से कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो उस ब्याज के दर को लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उस बिजनेस को बढ़ाते हुए क्या करेंगे, फिर वो ब्याज को भरेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रगति हो रही है। जोसेफ चाइल्ड तथा थॉमस कल्पीपर के अनुसार ब्याज में निम्न दर व्यापारियों का व्यापार क्षेत्र में अधिक साहस प्रविष्ट होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका कहना था कि आप ब्याज लीजिए और ब्याज से अपना क्या कीजिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस करने तथा ब्याज की उच्च दर व्यापारियों को इतोषित करती थी, मतलब ज्यादा ब्याज भी था। तो डेविड ना ब्याज का विचार प्रकट करते हुए कहा कि उच्च ब्याज के दर प्राप्त करने वालों पर सरकार द्वारा कारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये उनका कहना था। नौवां में उपत्ति के साधन वनकवादी भूमि एवं श्रम की उपत्ति का घनन मानते थे कि विलियम पेटी के अनुसार श्रम संपत्ति का
पिता तथा सक्रिय साधन तथा भूमि उसकी माता है। वनकवादी के अनुसार व्यापार तथा उद्योग की उत्पादक व्यवसाय थे तथा वे कृषि को मौसमी जुआ समझकर अनुपात मानते थे। एनोटियो नीरा का विचार था कि कृषि मौसम पर निर्भर करती है तथा मौसम प्रतिकूल होने पर इसमें हानि की उठानी ही पड़ती है। मान लीजिए अब मौसम खराब हो गया तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे लॉस है। इसके विपरीत उद्योग में श्रम सदैव लाभ प्रदान करता है। अतः उसने राज्य द्वारा व्यापार तथा उद्योग का विनियत नियंत्रण एवं संरचना प्रदान करने का सुझाव दिया, जिससे कि देश में स्वर्ण रजत अधिक मात्रा में आ सके। ओके, उसके बाद 10वां पॉइंट में क्या लिखता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कारोरोपण संबंधित विचार के कारोरोपण की दृष्टि से वनकवादी के विचार अत्यंतिक महत्वपूर्ण है, लाभदायक है तथा इनमें नैतिक समावेश है। उनके मत अनुसार प्रत्येक वर्ग के नागरिक के से कर उतना मात्रा में प्रदान करना चाहिए जितनी मात्रा में वह राज्य के सुविधाओं को प्राप्त करता है। नागरिकों को द्वारा सुविधा प्राप्त करने का मापक उनके द्वारा क्या या व्यय से किया जाए, ठीक है, अथवा व्यक्तियों कर उनके द्वारा किए गए व्यय के अनुपात में ही प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए, अब जितना खर्चा उतना टैक्स लेंगे। इस दृष्टिकोण के आधार पर उन व्यक्तियों पर अपेक्षाकृत कर का भार कम पड़ना चाहिए जो बच सके। ब्याज का पर भी कर लगाना चाहिए। संकेत वनकवादी विचारधारा में मिलता है। इंग्लैंड के विलियम पेटी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार राज्य को दर देना चाहिए। कुछ वनकवादियों का क्रोपन दृष्टि से न्यायशीलता तथा समानता का प्रमुखता दी। इस प्रकार वनकवादियों के कर सिद्धांतों का प्रगतिशीलता तथा आधुनिक कर सिद्धांतों की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होती है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, वनकवादी का आलोचनात्मक मूल्यांकन किस तरह किया गया। अब यहाँ से आपको स्टार देना है कॉपी में और यहाँ से अलग एक पैराग्राफ में लिखना है। एक क्रिटिकल इंस्टीमेंट ऑफ मार्केटिलिज्म, ठीक है। वनकवादी विचारधारा को भी आलोचकों के कूट आलोचना निम्नलिखित आधार पर की गई है या की जाती है, ठीक है। तो पहला में आपको क्या लिखना है, वनकवादी के स्वर्ण रजत आदि बहुमूल्य पदार्थ को सुनिश्चित आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान किया गया। उन्होंने मानव जीवन को एकमात्र ध्येय स्वर्ण रजत की प्राप्ति बना दिया। उसके बाद क्या बोलते, आलोचक ने वनकवादियों के इस विचार के तीव्र आलोचना की तथा उनके विचार से वनकवादियों की इस धारणा से न्याय भौतिक प्राप्त की अपेक्षा हो गई। मानव जगत का वास्तविक ध्येय तो मानव कल्याण होना चाहिए। बाह्य तथा भौतिक पदार्थ उसकी उपलब्धता के साधन मात्र हैं। वनकवादी विचार स्वर्ण रजत को अत्यधिक महत्व प्रदान कर इतना आगे बढ़ गए कि सद्य संसाधन बन गया। ओके, उसके बाद दूसरा में क्या उनका कमियां थी, आलोचना थी, वनकवादियों में विदेशी व्यापार तथा विशेषकर अनुकूल व्यापार संतुलन के अनुचित एवं आवश्यकताएं से अधिक महत्व प्रदान किया तथा उसके अपनाने के लिए समस्त उपायों का समर्थन किया गया। वनकवादी का यह दृष्टिकोण भी आलोचना से मुक्त नहीं रहा। वनकवादी ने व्यापार संतुलन को अनुकूल रखने की दृष्टि से सुझाव दिया कि आयत में कम कर निरंतर में वृद्धि की जाए। इसके लिए उन्होंने सरकारी प्रतिबंधन एवं नियंत्रण को भी आवश्यक समझा, परंतु यदि प्रत्येक देश यह नीति अपना ले तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि वनकवादियों का यह विचार दोषयुक्त था। विदेशी व्यापार न से केवल एक पक्ष को हानि होती है, दूसरे पक्ष को भी लाभ, परंतु वास्तविकता यह है कि विनियोग के से दोनों पक्षों को ही लाभ होता है, क्योंकि इस प्रकार यदि किसी एक पक्ष को भी हानि की आकांक्षा हो तो वह दूसरे पक्ष या देश के साथ विनिमय व्यापार नहीं करेगा। ये उनका क्या था, आलोचना थी। तीसरा में आपको यहाँ पे देखना है, अंडरलाइन हमने कर दिया है। वनकवादी के अनेक प्रकार के औद्योगिक एवं आर्थिक नियंत्रण लगाकर व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता पर वोट पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप बहुत से उद्योग धंधे पूर्ण रूप से विकास ना हो सके। आलोचकों ने वनकवादियों द्वारा जनसंख्या, भूमि एवं व्यापार पर लगाए गए नियंत्रण को तीव्र आलोचना की गई। राज्य के कार्यों की दृष्टि से वनकवादियों का विचार था कि राज्य के हित के समक्ष व्यक्ति को अपने निजी हित में बदलकर दान देना चाहिए। चौथा में आपको बतलाया गया है कि वनकवादियों ने कृषि तथा उससे संबंधित उद्योग को अपेक्षाकृत कम महत्व प्रदान किया गया। पांचवा में बोलता है कि वनकवादी उपनिवेशवाद के विचारधारा को प्रतोषित किया।
उसके फलस्वरूप एशिया के अनेक देशों को शोषण भी हुआ है। ये चीजें क्लियर उन्होंने बतलाया है। ठीक है, वनकवादी उपयुक्त आधारों पर कूट आलोचना की जाती है, परंतु यदि इस समय की परिस्थितियों का स्मरण कर उनकी नीतियां एवं सिद्धांत का विश्लेषण किया जाए तो वनकवादी के सिद्धांत से कोई दोष एवं अति योजित दृष्टिगोचर नहीं होगी। स्कॉट के शब्दों में यदि उस समय समस्याओं से संदर्भ में जिनमें वनकवादी का जन्म हुआ था इस विचारधारा पर किया जाए तो इस प्रणाली दोष निकालना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। वनकवादी द्वारा स्वर्ण रजत कैसे बहुमूल्य पदार्थ का आवश्यकता से अधिक प्रदान करना उस समय परिस्थितियों में सुधर अनुकाल था। दोस्तों तो इस प्रकार से आपको यहाँ अब क्या करना है, निष्कर्ष, जब निष्कर्ष पे आप आते तो निष्कर्ष भी आपको कॉपी में लिखना है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, सिंपल से देखिए इसमें क्या बतलाया गया, सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड क्या थे वो सारी चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। ज्यादा रिपीट किस प्रकार में की गई, तो देखिए वनकवादी के बारे में पूछा गया, मतलब वनकवादी के विचार क्या थे, तो सबसे पहले उनके विचार को आप लिखेंगे कॉपी में। फिर उनको क्या थी उनकी नारायण धन पर था। इसमें एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं इसमें व्यापार को लेकर, कहीं ना कहीं व्यापार को विकास करने को लेकर, अर्थात बोला जाए तो धन को लेकर चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। मतलब कि अगर आपके पास धन है तो धन तीन प्रकार से, बहुत सारे प्रकार से आपके पास है। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, कलम है, गाड़ी है, घर है, दुकान है, जमीन है, तो वो सारे कहीं ना कहीं आपका धन का एक क्या है, रूप है। तो उन सभी को विवरण करना है आपको एग्जाम में कि कहीं ना कहीं ये सारे हमारे धन थे और इनके अनुसार सारी चीजों को क्या किया जाता है, जितना हमारे पास चीजें रहेंगी उतने हम अपने आप अपने गांव मोहल्ले में दबंग कहलाते हैं। तो उस प्रकार से क्या होते हैं, ये सारे चीजें को डिस्क्राइब करना। अर्थात आप इस क्वेश्चंस में अगर आप अपने लैंग्वेज में करना चाहेंगे तो आपको सिंपल करना क्या कि धन को लेकर आपको विवरण कर देना कि पहले वनकवादी के विचार धन को लेकर क्या था, फिर धन कैसे कैसे किया जाता है, खनिज है, फिर क्या हमारे पास कच्चा माल है, बिजनेस है, रेशम है, जूट्स है, ये सारे हमारे व्यापार थे। इसको किस प्रकार से बेचा जा सकता था, कैसे विनियोग किया जा सकता था, किसे दूसरे देशों में भेजा सकता था, तो ये भी अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। लास्ट में क्या कमियां थी, आलोचना थी, उसको आपको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद निष्कर्ष में आपको बताना है कि ये सारी चीजें हमारे धन को लेकर रिलेटेड चीजें डिस्क्राइब की गई है और इससे यह लाभ होता है, अगर हमारे पास धन होंगे तो हम हमारे व्यापार भी अच्छे होंगे। सारी चीजें यही चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये सारी चीजें दो चार पॉइंट हमारे जो वीडियोज में रिपीट होते हैं वनकवादी को लेकर, धन को लेकर, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारे की पॉइंट्स अगर आप पकड़ लेते हैं तो इतना 100% सिक्योर है कि आपका 15 नंबर एग्जाम में आ जाएगा, ये हमारा सिक्योर है। देखिए जब मैं भी एग्जाम देता था तो ये सारी चीजों पर ध्यान देते थे कि क्वेश्चन हम विद्या गैस भी पढ़ते थे, बुक्स भी पढ़ते थे प्रीवियस, तो उसमें क्या था कि हम कीवर्ड को पकड़ते थे। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड अगर हम पकड़ लिए कि ये वनकवादी में धन को लेकर है, धन को डिस्क्राइब किया गया है और क्या की पॉइंट है, तो उसको हम नोट कर लिए। अगर हम उसको नोट कर लेते हैं तो सिंपल आप एग्जाम में वो सारे की पॉइंट से आप बहुत सारे पेजेस को एक की नोट से आप एक की से आप क्या कर सकते हैं, एक पेज भर सकते हैं। ऐसे अगर 5-6 की पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हैं तो पूरी आपकी 5-6-7 पेज भर जाएगी एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहीं भी जाए आपको आंसर देना उनकी मजबूरी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ये सारे की पॉइंट पे ध्यान देना, पूरे क्वेश्चन रटने पर ध्यान ना दें। वीडियोस देखें, वीडियोस में देखें कौन सा पॉइंट हम सबसे ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, उसको कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, एक मेरा और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी हमारा क्लास देखते हैं आप एक बगल में कॉपी रखें, कॉपी में आप क्वेश्चंस को पहले लिख ले, दूसरा क्वेश्चन बतलाया गया है, इसमें बस आपको पॉइंट देकर आप कहीं ना कहीं, मान लीजिए धन को बताया गया तो धन लिख दीजिए, व्यापार बताया गया व्यापार लिख दीजिए, खनिज बताया गया था खनिज लिखिए। तो इस प्रकार से कम 10 पॉइंट आप नोट करें और 10 पॉइंट को अगर जब आप एग्जाम में जाते तो ये क्वेश्चंस को आप 1 सेकंड में देखते मात्र सबसे कम से कम 15 मिनट में आप इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, ये हमारा दावा है दोस्तों। ये अगर आप इस तरह से हमारे अनुसार अगर चीजों को देखते हैं, हमारे अनुसार जिस तरह बतलाया जा रहा है, अगर उस तरह आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कल की एग्जाम में 1 तारीख का जो आपका एग्जाम है उसमें आपको 75 नंबर में कहीं ना कहीं 60 से 70 नंबर तक ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों, ये हमारे द्वारा कंफर्मेशन है।
तो दोस्तों यही क्वेश्चन दूसरा नंबर आज कंप्लीट हुआ। आज पूरी रात तक आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि आज रात तक पूरे आर्थिक विचार का इतिहास मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के सारे क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बस अब 10 क्वेश्चंस और होंगे, वो सारे 10 क्वेश्चंस को पढ़ लेना है और जाके आपको एग्जाम में लिख देना है। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, क्या करते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं प्रेशर नहीं देता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करके जाए। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।